बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। चंद रोज़ कबल जाफ़र एक्सप्रेस सानिया बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के एक और अलमनाक बाब का इजाफा कर गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के मुताबिक ट्रेन ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है, जिसमें 33 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। इतलात के मुताबिक हमले में कुल 33 दहशतगर्द ही मुलविस थे और पूरी ट्रेन पर काबिज हो चुके थे, जिससे बड़े जानी नुकसान का खदशा था। ताहम इस कार्रवाई में 26 अफराद शहीद हुए, जिनमें से 18 का ताल्लुक पाक फ़ौज और FC से था। 3 शहदा रेलवे और दीगर महकमों से थे, जबकि 5 आम शहरी शामिल थे। 26 छात्रें बड़ा नुकसान है, लेकिन 33 दहशतगर्दों के हमले के मुकाबले में नुकसान निस्बतन कम रहा। दूसरी जानिब 33 दहशतगर्दों की हलाकत साबित करती है कि ये एक शदीद जंग थी। इतलात के मुताबिक फायरिंग का तबादला शदीद था, जिसमें भारी असला, ड्रोन्स और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के एहलकारों ने अहम किरदार अदा किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी और महारत से एक बड़े अलमिया को रोका। ये कोई पहला वाक़या नहीं और शायद आखिरी भी ना हो। बलूचिस्तान के बुनियादी मसाइल बरकरार हैं। बेशुमार मादनी ख़जानों के बावजूद यहाँ के लोग आज भी सबसे ज़्यादा महरूम और पसमानदा हैं। नौजवान बेरोज़गारी के बायस शिद्दत पसंद ग्रुपों के आसान हदफ बन जाते हैं। बलूचिस्तान का अहम मसले में मिसिंग पर्सनस का मामला भी शामिल है, जो कई दहाइयों से हल तलब है। कमीशन और तहकीकातें हो चुकी हैं और ये सच है कि कई लापता अफराद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मारे गए, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हर लापता शख्स दहशतगर्द था। इख्तलाफ किया जा सकता है, मगर मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना दानिशमंदी नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी ने मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत बात करे तो किससे। अब या तो कोई दुश्मन है या दोस्त, जबकि मुज़ाकरात हमेशा इख्तलाफ रखने वालों के साथ किए जाते हैं। अख्तर मेंगल साहब ने भी इस बात पर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट मौजूद नहीं है। नाज़रीन, 50 साल पुरानी 5 मार्च 1975 की खबरें आज भी दोहराई जा रही हैं। दहशतगर्द पकड़े गए, असला बरामद हुआ, नेटवर्क तबाह हुआ। वही खबरें कल भी थी, आज भी हैं और शायद आने वाले वक्त में भी यही होंगी। इस अहम सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम के अंदर। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर आगा शाज़ेब दुरानी साहब ने। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। मेरे साथ हैं जमाल रईसानी, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मीर सादात, आप प्रो वाइस रेक्टर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान के जी बलूचिस्तान। बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम देने का। आगा साहब, दुरानी साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, ये पहला वाक़या नहीं, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ, और वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि रियासत मुज़ाकरात के दरवाज़े खोल दिए हैं। लेकिन सर, सवाल तो आज बहुत बड़ा ये है कि आपने मुज़ाकरात करने किन से हैं? क्योंकि पहले सरदारों से मुज़ाकरात होते थे, लेकिन वो जो पूरा डायलॉग था वो अब यूथ के पास चला गया है। और अगर मैं देख रहा था कि लसबेला अटैक के अंदर एक लॉ स्टूडेंट इन्वॉल्व थी, शी वॉज अ फीमेल। कराची चाइनीज़ एम्बेसी के अंदर एक मेडिसिन की स्टूडेंट इन्वॉल्व थी। तो सर, डायलॉग किस लेवल पर होना है और किस तरह होना है, ज़रा समझाइएगा। मंसूर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आज आपने बड़ा एक रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले तो मैं इस अंधोनाक वाक़या की जो है ना बहुत शदीद मज़म्मत करूँगा कि ये कहीं पे भी बलोच रिवायात में किसी निहत्ते, ये तो बहुत ही मतलब एक, हम तो इसको बहुत एक डिस्ग्रेस्ड सिचुएशन कंसिडर करते हैं अपने माशरे में कि निहत्ते लोगों के ऊपर जो कि अपने एक रमज़ान के महीने में रोज़ादार हाल में कहीं सफ़र कर रहे थे और वहाँ पर उनके ऊपर एक हमला होता है और उन्हें हॉस्टेज सिचुएशन में कुछ को पहले शहीद कर देते हैं, फिर एक हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। क्यों उन पे किया गया? क्योंकि वो निहत्ते थे और वो अपने आप को, देखिए बलोच, ये बलोच मैंने नहीं कहूँगा कि बलोच वो है जो कि ललकार के आता है, जो कि गैरत की बात करता है। ये तो आप निहत्ते लोगों को जो है ना हॉस्टेज बना रहे हैं। और फिर क्या हुआ? उन्हीं निहत्ते लोगों के हाथ में, जब उन्हीं फौजियों के हाथ में जब हथियार आया, फिर क्या हुआ? फिर आपके 33 के 33 बंदे मारे गए। तो ये कोई गैरत की लड़ाई नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, एंड लेट मी अप्रिशिएट ऑल द सोल्जर्स एंड ऑनेस्टली दे फॉट विद वैलेंट एंड बहादुरी के साथ। Absolutely. जिस तरह आप देखें कि वहाँ पे सुसाइडल बॉम्बर जो है वो 214 बंदों को, जिनको जंगी कैदी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने न्यूट्रलाइज किया। और इन बाकी सब 33 के 33 को न्यूट्रलाइज करके जितने भी हमारे जो वहाँ जो मुसाफिरीन थे, उन सबको जो है ना उन्होंने
वहाँ से खैरियत ऑफिस से वहाँ से निकाल के ले आए। लेकिन यहाँ पे इस सारे मसले को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने जो एजुकेशन की बात की और इन सब की, तो आई हैव टू कम टू दिस पॉइंट, दिस इज नॉट एन एथनिक वॉर। ये एक अजीब सी एक नैरेटिव एक क्रिएट की जाती है कि जी पंजाबी साम्राज्य के खिलाफ बलोचों की लड़ाई, या फिर ये इसको दिखाते हैं कि जी राइट्स की लड़ाई। राइट्स कौन सी राइट्स? अगर आप राइट्स की बात करते हैं तो राइट्स में आप कुछ डिमांड करते हैं, ट्रू। आप कुछ मांगते हैं। आप क्या मांग रहे हैं यहाँ पे? आप मांग रहे हैं जी बाजू काट दो, उसके बाद बात करेंगे। दिस इज नॉट अ जहादिस्ट मूवमेंट, दिस इज नॉट fight for the rights, this is not an ethnic war, this is a planned disintegration of Pakistan, this is a separatist movement, let's be very clear about it। ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। ये कोई राइट्स की, महरूमी की, लैक ऑफ डेवलपमेंट की, बेरोजगारी की जंग नहीं है। ऑनेस्टली ये नहीं है। अगर आप इसको देखते हैं ना, तो प्रोफेसर साहब यहाँ पे बैठे होंगे, जब 7th NFC अवार्ड हुआ था, तो उसमें वो सब कुछ भी बलूचिस्तान को मिला जो बलूचिस्तान ने कभी मांगा भी नहीं था। वो सब कुछ भी मिला। एंड इफ यू वांट आई कैन शेयर ऑल द डिटेल्स विद यू। लेकिन कमिंग टू दिस पॉइंट, और आपने इसी चीज को खुद ही रिफ्यूट किया कि जी वो जो लसबेला में खातून थी वो भी एक पढ़ी लिखी खातून थी, वेयर एज जो कि चाइनीज ब्लास्ट हुआ वो भी एक लॉ स्टूडेंट था। तो एक्चुअली मेरा सवाल तो इन सब से यही है, जो कि ये नैरेटिव एक बिल्ड कर रहे हैं कि जी महरूमी, एहसास महरूमी, लैक ऑफ गवर्नेंस, बेरोजगारी, डेवलपमेंट। तो मुझे बताएं कि 2008 में जब ये एक्चुअली 5th वेव ऑफ इंसर्जेंसी शुरू हुई, तो तब तो रिलेटिवली बलूचिस्तान हम कह सकते थे ना कि जी डेवलप नहीं था। फिर उसके बाद हुकूक आगाज बलूचिस्तान शुरू हुआ, फिर उसके बाद 7th NFC अवार्ड आया, जिसके अंदर बलूचिस्तान का शेयर 5% से उठा के 9% कर दिया गया। 11 अरब रुपए पंजाब अपने शेयर से काट के बलूचिस्तान को देने लगा। बलूचिस्तान की रॉयल्टी की चार्जेस जो है ना वो बढ़ गई। बलूचिस्तान को 50% शेयर उसके रिसोर्सेज में दिए गए। बलूचिस्तान को किसी सूबे को जो है ना, किसी भी सूबे को उन्होंने ये इख्तियार नहीं दिया जो कि मिनिमल गारंटी ऑफ पेमेंट जो है वो बलूचिस्तान को दी कि जी आपको 83 अरब रुपए साल के जरूर मिलेंगे। ठीक। नाउ माय क्वेश्चन इज के 2008 में डेवलपमेंट ज्यादा थी या आज? फॉर दैट मैटर मकरान के वाइस बिल्कुल ठीक, वेरी राइट, वेरी राइट। मैं जरा इस पॉइंट को लेट मी जस्ट फिनिश इट हियर। आज मकरान में लॉ कॉलेज है, आज वहाँ पे मकरान में मेडिकल यूनिवर्सिटी है, आज वहाँ पर ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स हैं, डेवलपमेंट है, सब कुछ है। लेकिन फिर अगर डेवलपमेंट का नैरेटिव था तो फिर तो टेररिज्म को कम हो जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक ठीक। तो फिर क्यों आज वहां पे टेररिज्म? सो इट इज नॉट a war for the rights, it is not an ethnic war, it is not a jihadist movement, या किसी महरूमी की जंग नहीं है। this is a separatist movement। वो आपको आपके बाजू को काटना चाहते हैं। ठीक। अच्छा, जमाल हमारे साथ कनेक्ट हो गए जी। जी अच्छा जमाल, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस वक्त की हम बात करें, जो एक सिचुएशन चल रही है, राइट्स की बात की जाती है, कहा जाता है कि जी हमें राइट्स नहीं मिले, महरूमी का शिकार हैं। जिन लोगों में या जिन ग्रुप्स में या जिन ममालिक में ये होती है, उनका एंड रिज़ल्ट एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस हम कभी नहीं देखते। ये जो BLA का हमने पूरा एक रोल देखा है, मैं उनकी ज़रा डिटेल्स पढ़ रहा था, हाउ डू दे ऑपरेट सिंस 2006 ऑनवर्ड्स, उनके ग्रुप्स किस तरह उन्होंने बनाए हुए एंड हाउ दे वर डूइंग इट। इस सारे का पर्पस महरूमियाँ ख़त्म करना नहीं है। इस सारे का पर्पस जो अभी सेंटर साहब दुरानी साहब बात कर रहे थे, दैट इज समथिंग कि यू आर मूविंग अवे, जहां से उनको सपोर्ट आ रही है, जहां से वेपन्स आ रहे हैं, जहां से उनको पैसा मिल रहा है, वो सारी चीजें अब सरफेस हो चुकी हुई हैं। सो अब इसको हमने कर्ब किस तरह करना है, हमने खत्म किस तरह करना है। एक ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन, तीसरा ऑपरेशन, दैट्स नॉट द रिजल्ट वी आर गोइंग टू हैव। किस तरह इसको हल किया जाए? मैं समझता हूँ कि ये जो अटैक्स हुए हैं माजी में भी आपने देखा होगा कि ये एक सिस्टमैटिक एक पैटर्न के तहत हुए हैं। तो पैटर्न मींस दैट इनको कोई लीड कर रहा है, उनको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रही है, एक टीम के तहत, एक ग्रोह के तहत ये मूव कर रहे हैं। और जैसे मेरे भाई सेनेटर शाहजेब साहब ने कहा कि ये एक हकूक की जंग नहीं है, ये दहशतगर्दी है, एंड प्योरली टेररिज्म। ठीक है, हमारा मौकिफ इसमें क्लियर होना चाहिए कि BLA एक दहशतगर्द ग्रुप है और उसका बलोच रिवायात से, बलोच लोगों से और ना ही बलोच हकूक हकायक जो भी है उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पूछ रहे हैं कि कैसे इसको अप्रोच करें, इसके हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट भी है, कल भी आपने शायद हमारे सरफराज साहब को देखा होगा कि वो चाहते हैं कि हमारा जो कौम है, क्योंकि बलूचिस्तान में रहने वाले इस मसले को समझते हैं,
जो लोग फेडरल में बैठे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, वो इस मसले को समझते नहीं है। तो हमें स्टेप्स उठाने चाहिए। पहला स्टेप तो ये होगा कि दहशतगर्द को दहशतगर्द की तरह ट्रीट करनी होगी। अगर रियासत एक तरफ माँ का किरदार अदा कर रहा है तो अपने औलाद के साथ ही करेगा, लेकिन उन लोगों के साथ नहीं करना चाहिए जो कि दहशतगर्दी करते हैं। तो दहशतगर्दी के खिलाफ उनको ठोस इक़दाम उठाने पड़ेंगे। स्टेप 2 ये है कि हम हर टाइम पीटते हैं। आज भी हमारे सीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम एक कंफ्यूजन के शिकार हैं। ये कंफ्यूजन हमें कैसे दूर करना पड़ेगा? हमें उस टाइम ये दूर होगा जब हम जानेंगे कि बलूचिस्तान में हो क्या रहा है। ठीक, जैसे हम कहते आ रहे हैं कि हमारे सीएम ने भी कहा, अभी शाहजेब साहब ने भी कहा कि ये डेवलपमेंट का तो मसला नहीं है। तो ये एक इंसर्जेंसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक टेररिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर हकूक की बात है, मैं एक मिसाल आपको छोटा देता हूँ। 2011 में मेरे भाई को शहीद किया, 14 साल का लड़का था, ठीक है जी। उसके हाथ में तो बलूचिस्तान का हकूक नहीं था, ठीक है। उसके बाद कई ऐसे लोग शहीद हो गए हैं जिनके हाथों में कुछ नहीं था। तो आप उनको शहीद करके अपने आप कह रहे हैं कि हम हकूक की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा, अगर आप कहते हैं एजुकेशन की बात है, तो क्या डॉक्टर अला नजर पढ़ा लिखा नहीं था? क्या गुलजार इमाम शंबे पढ़ा लिखा नहीं था? और फिर जब बात होती है कि एजुकेशन को हम प्रमोट करें, तो आपने तो उल्टा टीचरों को शहीद किया, उनको मारा, और फिर एक बहुत खिला पैदा हुआ जो कि हमारे बच्चों को एक सिस्टम के तहत उनको इलिटरेट रखा गया। तीसरा, आप कह रहे हैं कि भाई यूथ एंगेजमेंट वगैरह है, तो आप लोग यूथ को इस्तेमाल कर रहे हो ना। हम चाहते हैं एक तरफ हम चाहते हैं कि यूथ को हम आगे प्रमोट करें, एम्पावर करें, उनको अपने पाँव पे खुद खड़ा करें। आप तो उन्हें खुद कुछ बना रहे हो। तो ये एक खुली तजाद है, और हमें खास तौर पर पाकिस्तान के अवाम को, क्योंकि फौज लड़ रही है, लेकिन अवाम को भी चाहिए कि ये चीजें समझें। और अफसोस उस टाइम होता है कि जब इन अटैक्स को कुछ ऐसे जमात है वो ग्लोरीफाई करते हैं। ट्रू, मतलब अगर मेरे भाई को शहीद किया गया और उस आउटफिट को कोई ग्लोरीफाई करे तो मुझे कैसा लगेगा? तो कल के अटैक से बहुत सारे, आपने खुद ही सोशल मीडिया पे देखा होगा कि 12 लोगों ने ग्लोरीफाई की कि बीएलए ये है, हीरोइक उन्होंने एक्ट का मुजाहरा किया। लेकिन बात ये है कि रियासत अभी तक ये जंग लड़ी नहीं है। बिल्कुल सही। जब लड़ेगा तब बीएलए को पता चलेगा कि ये बड़ा जंग कौन जीत रहा है और कौन। जमाल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं जरा मीर सादात की तरफ चलूं। मीर साहब, जरा एक चीज थोड़ी सी आपने समझाएं हमें। बीएलए को एक ग्लोरीफाइड चीज बनाकर बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी वो शायद हकूक की बात करती है, लेकिन सर जो इशू है वो है इंसर्जेंसी। जो इशू है वो ये है कि हिंदुस्तान की तरफ से सपोर्ट आती है, अफगानिस्तान की तरफ से सपोर्ट आती है, जिसके एविडेंसेस हमारे पास हैं और आज भी वो चीज़ें पेश की गई। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जो यूथ है वहाँ की, वो बड़ी डिरेल हुई है। वो जो उनका, आई बिलीव, जो उनके साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, जिस तरह अभी जमाल रईसानी कह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा है। इसको आप किस तरह फिर एवेल्युएट करते हैं? थैंक यू काजी साहब फॉर हैविंग मी, and I appreciate you for having such a balanced panel. तो मैं ये बात स्टार्ट करूँगा जहाँ से दुरानी साहब ने स्टार्ट किया, फिर रईसानी साहब ने उसके बारे में बात की। तो इसमें देखें, सबसे पहले हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक चीज़ तो ये है कि बलूचिस्तान का इशू इज़ अ डिफरेंट इशू एंड बलोच इशू इज़ अ डिफरेंट इशू। ठीक, ये एक फंडामेंटल हमारी मिस्टेक है जो हम कई सालों से करते आ रहे हैं। बलूचिस्तान के इशू को हम हमेशा टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि जो जैसे बात कर रहे थे कि डेवलपमेंट के इशू हो गए या पॉलिटिकल इशू हो गए, ये सब बलूचिस्तान इशू में आते हैं। जब बलोच का इशू आता है, बलोच का इशू हैज नथिंग टू डू विद डेवलपमेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद एजुकेशन, इट इज प्योरली अ सोशल इशू। ओके, सबसे पहले हमें ये बात समझनी चाहिए। और दूसरी बात जो हमें समझनी चाहिए, let's be frank, and I think we need to accept some harsh realities. आप देखें, सक्सेसफुल इंसान की निशानी ये होती है कि वो सक्सेसफुल इस वजह से होता है कि वो अपनी गलतियों को खुद एनालाइज करके खुद मानता है, वो उसके ब्लेम किसी और पे नहीं देता। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि उसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता। और जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने जो कुछ भी होता है वो उसका ब्लेम हमेशा जो है वो बाहर वालों पे डालते हैं। तो
we shouldn't act like an unsuccessful nation. मीर साहब एक ब्रेक का जी मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक नाज़रीन लेते हैं जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन मेरे साथ शाहिद रिंद साहब हैं, स्पोक्स पर्सन हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के। रिंद साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। रिंद साहब अभी ब्रेक से पहले हम लोग सेनेटर आगा शाहजेब दुरानी साहब, जमाल रईसानी साहब और प्रोफेसर मीर सादात साहब, हम लोग जो बात कर रहे थे और बलूचिस्तान स्पेसिफिकली जाफ़र एक्सप्रेस के रिलेटेड कर रहे थे। सर इस सारे के अंदर हमने देखा है कि कहा जो जाता है या जो क्लेम किया जाता है बलूचिस्तान में महरूमियों का, ये इशू महरूमियों का नहीं है, ये इंसर्जेंसी का है। और जिस तरह इंसर्जेंसी हो रही है उसका हमने पूरी डिटेल्स आज चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान और DGISPR के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी। वे आउट क्या आप देखना चाह रहे हैं, हुकूमत क्या समझ रही है बलूचिस्तान की, वे आउट क्या है, किन से बात करना चाह रहे हैं आप और कैसे होगी ये बातचीत? मंसूर, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे एक बड़े भाई और एक छोटे भाई के बीच में फंसा दिया है। आगा शाहजेब दुरानी और जमाल रईसानी जो है, एक मुझसे थोड़े से बड़े हैं, एक मुझसे थोड़े से छोटे हैं। इनके होते हुए मजीद मैं क्या कमेंट करूं, लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है मंसूर, आप इसे कुछ लोग इसे हुकूक की जदोजहद कहते हैं, कुछ इसे सोशियो पॉलिटिकल इशू कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो कुछ हो रहा है ना तो ये हुकूक की जंग है ना ये सोशियो पॉलिटिकल इशू है, ये सीधी सी दहशतगर्दी है। और वज़ीर आला बलूचिस्तान बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह चुके हैं कि रियासत पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी को ये समझना होगा कि ये एक वाज़ेह और सीधी किस्म की पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश है और उसे नाकाम बनाने की जिम्मेदारी तमाम मकाते बेफिक्र की है। ठीक, तो इसका हल क्या है? हल भी तो बताएं ना। वे आउट बताएं। एक ऑपरेशन है, फौज ऑपरेशन करती रही है, दोबारा करेगी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे। ये जो BLA है, जो हमें बताया जाता है, ये तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोग हैं, लेकिन इतनी मुश्किल ट्रेन पर हैं कि वहाँ पर IBOs और ऑब्वियसली एयरफोर्स के थ्रू ये ऑपरेशंस एड्रेस किए जाएंगे। क्या ये वे आउट आप समझ रहे हैं या आपको लगता है कि बैठ के सरदारों के साथ और स्पेसिफिकली सरदारों से ज़्यादा जो यूथ है वहाँ की, उनके साथ डायलॉग की ज़रूरत है? मंसूर देखें, दो बातें बहुत अहम हैं, वो बातें हमें समझनी होंगी। एक बयान आपके सामने है चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का, जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस दो पॉलिटिशियंस को मुखातिब करके दिया था, जिसमें उन्होंने ये वाज़े तौर पे बताया था कि जंग तो अभी शुरू नहीं हुई। तो इसका मतलब वाज़े था कि वो क्या कहना चाह रहे थे। नंबर 2, दूसरा पॉइंट DGISPR का एक पॉइंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब रूल्स ऑफ गेम तब्दील होंगे। इससे पहले बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए जो भी एफर्ट्स रही हैं सिक्योरिटी इदारों की जानिब से या जो पॉलिटिकल साइड की जानिब से, उसमें उसकी इंटेंसिटी वो नहीं थी जो उन अनासिर ने या उन लोगों ने आपके सामने या इस्लामाबाद के सामने या पूरे पाकिस्तान के सामने जिस तरह रखी थी। उसकी इंटेंसिटी बहुत लो थी। लेकिन अगर इंटेंसिटी और बढ़ाने की ज़रूरत है तो वो अभी गुज़िश्ता वाक़ये में हमने देख लिया है कि इंटेंसिटी जब आपने चंद घंटों के लिए बढ़ाई तो सारी चीज़ें जो है ना वो घंटों में आपकी क्लियर हुई हैं। तो इसलिए आने वाले दिनों में जो भी फैसला करना होगा, मुंतखब सूबाई हुकूमत वफाक और सूबे में मौजूद है और वो जो भी फैसला करेगी बलूचिस्तान और पाकिस्तान के मफाद में करेगी। बिल्कुल ठीक है। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने का जी। मीर साहब आप जवाब दे रहे थे, मैं ज़रा सिर्फ जो अभी शाहिद रिंद ने बात की है और जो आज DGISPR ने कहा है, मैं इसको ज़रा थोड़ा आगे लेकर चल रहा हूँ। वो कह रहे हैं जी रूल ऑफ द गेम अब चेंज होगी। सर बिल्कुल रूल ऑफ द गेम चेंज होनी चाहिए। रूल ऑफ द गेम तो पहले दिन से चेंज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अवाम से बात करनी है तो रूल ऑफ द गेम फ़र्क होगी, जब आपने दहशतगर्दों से बात करनी है तो रूल ऑफ द गेम फ़र्क होगी। हर कुछ अरसे बाद हम लोगों को क्यों कहने की ज़रूरत है कि अब रूल ऑफ द गेम चेंज होगी? अच्छा देखें काजी साहब, इसमें एक बात हमें समझनी चाहिए कि ऑपरेशन इंसान का भी होता है, लेकिन उस ऑपरेशन के बाद इंसान अगर परहेज नहीं करेगा तो वो बीमारी उसको फिर से लग जाती। इशू ऑपरेशन का नहीं है, ऑपरेशन हमने पहले भी बहुत दफा किए। अभी आप बार बार वे आउट के बारे में पूछ रहे हैं और यहाँ पे मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा कि हम ऐसे हॉकिश बातें करें। वो हॉकिश काम जिनका काम है करना, वो आप उनको करने दें। हम यहाँ पे बैलेंस्ड व्यू और ऐसी बातें करें कि जिससे जो अवाम है उसका एटलीस्ट थोड़ा सा हमारे अंदर एतमाद तो बढ़ना चाहिए। अब हुकूमत बलूचिस्तान अगर वो चाहती है कि जी हमने इस इशू को रिजॉल्व करना है, हमने आगे लेके जाना है, हुकूमत बलूचिस्तान ने अभी पिछले साल खुद ही अपना एक पूरे काउंटरिंग एक्सट्रीम वायलेंस के लिए जो है एक पॉलिसी उन्होंने अपनी पूरी डिवाइस कर दी है।
और उस पॉलिसी को उन्होंने लेके आना है। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उन्होंने उसके लिए बनाया है जिसने अभी ऑपरेशनल होना है। ये आप एक बात समझे कि दिस इज अ वॉर ऑफ परसेप्शंस। यहाँ पे परसेप्शंस जैसे डेवलप होती हैं और कितने जल्दी डेवलप होती हैं और कौन उन परसेप्शंस को पिक करता है, सारी बातें वहीं से हो रही हैं। ठीक, तो हमने अगर यूथ को एंगेज करना है तो हम जब तक यूथ की परसेप्शन असेस नहीं करेंगे, Exactly. हमें नहीं पता कि व्हाट दे रियली वांट। मैं इधर पंजगूर में 1.5 साल से रह रहा हूँ। Believe you me, I'm telling you that whatever perception I had about the youth of Panjgur, my perception was totally wrong when I came here. यहाँ पे आके मैंने जब देखा, उनको तो कुछ और ही चाहिए। They want to be the part of the mainstream. They want to learn different things. वो ये सब कुछ करना चाहते हैं। ठीक, They want to be engaged. ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अभी ये बैठ के बातें करें कि जी जंग तो अभी शुरू नहीं हुई, अभी शुरू होगी, वो होगा। जब हम ये चीजें करेंगे तो वो जैसे जमाल ने बात की कि जी वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं वहां से पीएलए को, हम भी यहाँ से कौन सा कोई True. पीस को ग्लोरीफाई Very right, very हम भी right. हम वॉर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हमें क्या जरूरत है वॉर ग्लोरीफाई करने की? हमारे पास ऑलरेडी लड़ाइयां बहुत नहीं है एग्जैक्टली, जो हम लेके चल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दुरानी साहब, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम अगर इन चीज़ों को उधर बीएलएफ वाले ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इधर हम लोग ग्लोरीफाई करेंगे, सो एट द एंड ऑफ द डे एक क्योस की सिचुएशन सस्टेन करेगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मैं देख रहा था मौलाना फजलुर रहमान, वो कहते हैं जी सरकारी रिट नहीं है कुछ इलाकों में बलूचिस्तान के। अख्तर मेंगल कह रहे हैं जब बात सुनने वाला कोई नहीं तो वान में बैठने की ज़रूरत नहीं। उमर अयूब कह रहे हैं 8 अजला की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी यहाँ पर हुकूमत की रिट ही नहीं है। फिर सरफराज बुख्ती बता रहे हैं कि नहीं जी रिट है। ये जो एक सियासत चल रही है बलूचिस्तान के ऊपर, इसका क्या करें अब हम लोग? जी, सबसे पहले तो ये जितने भी लीडरान हैं, जो आपने नाम लिया, मैं सबसे दस्त बस्ता गुजारिश करूंगा कि जी इस मौके पे एटलीस्ट ये सियासत ना करें। और अगर मौलाना साहब चलें, वो तो बड़े काबिल एहतराम है, वो तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की। उमर अयूब साहब कहते हैं जी 8 अजला में जो है ना वो, तो उन्हें कहें कि जी पिछले 15 साल से केपी में किसकी हुकूमत है? तो अगर केपी में एक हुकूमत वहां पे आपकी मौजूद है, तो इसका मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि जी अजला में रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, तो देन इट्स अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, देन एक्सेप्ट दैट इट्स योर फेलियर। 15 साल से आपकी हुकूमत है वहां पे, तो आप क्यों इस फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? और क्यों आप उस चीज को हाईलाइट नहीं करते हैं कि यस आप ही ने वो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट जो है ना वो अप्लाई की थी, लॉन्च की थी, जिसके अंदर आपने 4000 जो है वो तालिबान को लाए थे। तो डोंट गेट इनटू पॉलिटिक्स एट दिस पॉइंट, एटलीस्ट इसको पॉलिटिक्स से दूर रखें। यहाँ पे प्रोफेसर साहब ने बात की, बड़ी अच्छी बात की, इनको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, वॉर शुड नेवर बी ग्लोरीफाइड। लेकिन इस सब के लिए हमें एक चीज बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। जब भी कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट होती है तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट की एक रेसिपी, एक फॉर्मूला होता है। उसके लिए देखें, सबसे पहले जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग नैरेटिव चाहिए होता है आपको। तो उन्होंने वो एक नैरेटिव बिल्ड किया, महरूमी, चादर चार दीवारी, और पैरेलल डेवलपमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, इस तरह की। अच्छा, दूसरा उन्होंने क्या किया, देन फॉलोड बाय मिलिटेंट। ये दुनिया में स्टैंडर्ड है। आप कहीं भी किसी भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को स्टडी करेंगे तो आपको ये 5 चीजें उसमें जरूर मिलेंगी। सेकंड इज वायलेंस एंड मिलिटेंसी। आप बंदूक के जोर पे लोगों को डराना, आप वहाँ के लोगों लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना, आप वहाँ के एक खौफ का एक एनवायरनमेंट पैदा कर देना, एंड टारगेटेड एंड गोरिल्ला वॉरफेयर में जाना। फिर उसके बाद आ जाती है थर्ड थिंग, दैट इज द पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। यू नीड अ लेजिटिमेट पॉलिटिकल वॉइस। किस जमाने में ये हमारे नेशनलिस्ट को यूज करते थे, उसके बाद जब उन्होंने देखा जब वो फेल हो गए, तो उसके बाद अब उन्होंने उस चीज को कन्वर्ट करके वो एक BYC बलूचिस्तान यूथ कमेटी या मारंग की शक्ल उन्होंने इख्तियार दे दी उसको, कि जी वो एक पॉलिटिकल वॉइस उसकी वो बन जाएगी, एंड अपने सारे सपोर्ट को एक लेजिटिमाइज करने के लिए, उसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाने के लिए उन्होंने वो शक्ल इख्तियार कर दी। नाउ द फोर्थ थिंग इज द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। अब वो जो बाहर बैठे हुए हैं, वो कोई UN में जाके, कोई कहीं जाके, किसी भी फोरम में जाके जो है ना वो उसको ग्लोरीफाई करता है और कहता है जी हमारे हकूक 1948, हमारा जो एग्रीमेंट था एंड ऑल दैट। एंड देन द फिफ्थ थिंग इज वीकनिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ इधर यही हो रहा है कि जी ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को, फेडरेशन को ब्लेम करना, ब्लेम गेम, हकूक, फेडरेशन ने आपके हकूक की जो है ना तहफ़्फ़ुज़ नहीं की। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जब इस फेडरेशन के अलावा जो द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड दैट
वी हैव, जो 4 सूबों को एक साथ उन्होंने जोड़ के रखा है, वो है हमारी फौज। उसको मैलाइन करना और उसको कमजोर करना, और ये एक ही स्ट्रेटेजी चल रही है चारों सूबों में। ये एक ही लॉबी है, वहां पर वो किसी एक स्पेसिफिक लॉबी के थ्रू जो है या एक स्पेसिफिक तरीके के थ्रू पंजाब में की जा रही है, और उसमें दूसरी तरीके से किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जरा बिल्कुल मजदूर साहब, लेकिन यहाँ पर लेट मी जस्ट फिनिश दिस थिंग। अब अगर आप इसका हल चाहते हैं तो आपको इन पांचों जो कि एलिमेंट्स मैंने आपको बताए, जो कि एक रेसिपी थी, इन पांचों को एड्रेस करना पड़ेगा। आपको लड़ाई भी करनी पड़ेगी, आपको एक काउंटर नैरेटिव भी बिल्ड करना पड़ेगा, पॉलिटिशियंस को पॉलिटिकली ओनरशिप देनी पड़ेगी, फेडरेशन को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, अपने लोगों की, लोकल गवर्नमेंट को, और आगे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर पॉइंट आ गया जी, ठीक है, बिल्कुल वैलिड। अच्छा जमाल, ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मैं जमाल से जरा लेट मी टेक जमाल इनटू दिस लूप। जमाल, 2-3 चीजें हैं। इंसर्जेंसी की जब हम बात करते हैं तो उसको डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है कि जी वहां पर मैनेजमेंट इश्यूज हैं, वहां पर मैनेजमेंट ठीक नहीं है, एक। और डोमेस्टिकली अगर मैं बात करूं, उसके बाद स्टेट ऑफ पाकिस्तान का किरदार आ जाता है, जिसको रियासत कहा जाता है। रियासत एंगेज नहीं कर पा रही प्रॉपर तरीके से। अब सवाल ये है कि क्या ये रियासत का काम है एंगेज करना, या ये सियासतदानों का और वहां की जो गवर्नमेंट है, चाहे वो लोकल हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, उनका ये काम है कि वो एंगेज करें और वो इन चीजों को एड्रेस करें? जी जमाल। देखिए जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जैसे वायलेंस शुड नेवर बी प्रोमोटेड, नंबर 1, ठीक है जी। लेकिन अगर एक बंदा या एक ग्रोह वो तैयार ही नहीं है कि हम अपने जो वेपन्स हैं उनको हम सरेंडर करें, और वो अपना जो नुक्ता नज़रिया है वो बंदूक के जोर पे मनवा रहे हैं, तो दिस इज नॉट ऑल्सो करेक्ट। वेरी राइट। ओनली द एक्टर हु हैज द राइट फॉर वायलेंस टू कंट्रोल इज द स्टेट, ठीक है जी, फॉर द पीसफुल प्रोटेक्शन ऑफ द सिविलियंस। जहाँ तक बात की एंगेजमेंट की, देखिए जी, आज के तो ये मसले नहीं हैं, ये तो बहुत पुराने मसले हैं। अंडर डेवलपमेंट को देख लें, एजुकेशन को देख लें, करप्शन को देख लें, बैड गवर्नेंस को देख लें, तो ये टाइम लगता है। तो इसको टाइम लेने की वजह से इसका ये मतलब तो नहीं कि भाई आप खुदा न खासा किसी को आप शहीद करो, किसी को आप मारो, इससे तो चीजें बेहतर नहीं होंगी ना। आई एम नेवर इन फॉर वायलेंस, इवन दो आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म माई सेल्फ। लेकिन हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन आए, और अमन कैसे आएगा? जब हम गवर्नमेंट के सतह पे बैठेंगे, सब स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, हम पॉलिटिकल लेवल पे बैठेंगे, कबायली लेवल पे बैठेंगे। बलूचिस्तान की तो रिवायत ही रही है कि जितने भी हमारे मसले हुए हैं, हम एक दूसरे के साथ बैठ के हमने हल किए। जहाँ तक बात है ग्रीवेंसेस की, गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू इंश्योर कि इनकी ग्रीवेंसेस, जितने भी आईनी ग्रीवेंसेस हैं, वो हल हो। लेकिन ये भी कोई कंडीशन नहीं कि हम बलोच हैं और हमें अपना अलग ही सरजमीन दे दें। दिस इज नॉट फेयर। और आप जो हम कहते हैं ना कि आर्टिकल 5 is that loyalty to the state, ठीक है जी। तो we should be loyal to the state, and if we are to expect that state should be loyal to us first. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से जिस वक्त वापस आते हैं तो एक दुनिया में सियासी जमातें किस तरह उनके दरमियान नज़रियाती इख्तलाफात होते हैं। रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट्स, अगर अमेरिका की बात करें, और उसके बाद कंजर्वेटिव और लेबर की बात करें अगर यूके की। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जब भी कोई ऐसा इशू आता है तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज बट जाती हैं और उनमें इख्तलाफ ज़्यादा सामने आता है। कौमी मफाद जो है वो बदकिस्मती से पीछे रह जाता है और ज़ाती मफाद आगे आ जाता है। इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। मीर साहब, एक और इशू जो अभी पहले मैं ब्रेक पे जाने से पहले कह रहा था, एक वो, और उसके बाद ये एक पुरानी रवायत बन चुकी है हमारी कि बलूचिस्तान के मसले को हल करने की कोशिश या कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की बात करता है तो उससे फ़ौरन गैर मुल्की एजेंट या गद्दार कह दिया जाता है। माजी में जमातों की क़यादत पर भी यही मौक़िफ़ रहा और आज भी वैसी ही थोड़ी सूरत हाल है। सर, तो ये जो फतवे हैं गद्दार और ये चीज़ें, ये क्या ठीक हैं या इनको भी रीअलाइन और रीएड्रेस करने की ज़रूरत है आज के वक्त में? तो वो जो आप बात कर रहे थे ना पॉलिटिशियंस के हवाले से कि जी बाहर मुल्क में तो वो उनके अंदर एक कुछ रिवायात होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, हमारे यहाँ पे नहीं है। तो ये इसकी मेन वजह ये है कि आप देखें हमारे पाकिस्तान के अंदर हम फेल हो गए हैं ऑर्गेनिक पॉलिटिशियंस प्रोड्यूस करने का।
उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे पॉलिटिक्स किसी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हम करने ही नहीं देते बच्चों को। ना कॉलेजेस में यूनियन है, ना यूनिवर्सिटीज में यूनियन है। तो हमारे यहाँ पे जैसे ही कोई भी पॉलिटिक्स शुरू करता है, उसका पहला एक्सपीरियंस ही यही होता है। जैसे जमाल जैसे लोग हैं जो यंग हैं और डायरेक्ट पार्लियामेंट में आके बैठ गए, और वो जब पार्लियामेंट में आके बैठते हैं तो उनके ऊपर एक बम्बार्डमेंट हो जाती है फीलिंग्स की, और लोग ये करते हैं वो करते हैं। तो फिर वो समझ लेते हैं कि जी शायद नॉर्म ही यही है, चीजें इसी तरीके से। तो वो ये चीज बिल्कुल गलत है जो हम करते हैं। हमें बिल्कुल इस तरह की लेबलिंग नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक चीज रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ कि BYC के बारे में बात हुई, तो BYC के मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था समी दीन का, भी अरब न्यूज को उन्होंने दिया था कुछ दिन पहले के लिए, जिसमें वो क्लियरली ये कह रही है कि जी हमारे साथ जो भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं हम करेंगे, हम पाकिस्तान के आइन को भी मानते हैं, और हमारा जो मसला है, हमारा मसला मिसिंग पर्सन्स का है, आप हमारे उस मसले को आप देख लें। तो ये यहाँ पे जो मुझे एक बात समझ लग रही है कि ये दोनों साइड्स के ऊपर जो है ना, एक कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है। ठीक, उस गैप को हमने कैसे कम करना है, उसके लिए स्ट्रेटेजिकली हमने कैसे कम्युनिकेशन करनी है, उन परसेप्शंस को हमने कैसे मैनेज करना है, तो हमारी ज्यादा बात उस पे होनी चाहिए। हमारा जो पॉलिटिशियन है, जो सबसे बड़ी गलती अभी यहाँ पे बलूचिस्तान में है, दैट इज द फेलियर ऑफ आवर पॉलिटिशियन टू एंगेज द मासेस। हमारे पॉलिटिशियन बिल्कुल, ये लोग सड़कों पे आ जाते हैं, ये सड़कें ब्लॉक करते हैं, हम लेके DC को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन हम उस इलाके के पॉलिटिशियन से किसी से नहीं पूछते कि जी आपने क्या एफर्ट किया है, आप कौन सा इनके पास गए हैं, आपने क्या जाके किया है। तो मेजॉरिटी ऑफ केस इस तरह है। कुछ पॉलिटिशियंस हैं हमारे जो ट्राई करते हैं उन लोगों को इंगेज करने के लिए। तो हमें ये चीज इंश्योर करनी चाहिए कि हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो बाकी चीजों को छोड़ के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पहले से ज्यादा टाइम दें, ताकि वो लोगों को, मासेस को ज्यादा बेटर एड्रेस करें। हल्के की सियासत होनी चाहिए। बिल्कुल दुरानी साहब, योर व्यू ऑन दैट। और उसमें मुझे इसी के साथ ये भी ज़रा ऐड कीजिएगा, ये जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर जो आवाज़ उठाते हैं, उनको एजेंट या गद्दार जो दे दिया जाता है, टैग कर दिया जाता है, उन जमातों को भी कर दिया जाता है, इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? आई एम रियली ग्लैड दैट यू ब्रॉट दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये अहम एक सवाल है। और यहाँ पे इससे जवाब देने से पहले मैं आप जरा ये बता दूं कि मैं जरा प्रोफेसर साहब से थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा। उन्होंने कहा कि जी वो ऑर्गेनिक पॉलिटिशियन नहीं है। अगर आप इन्हें कहें कि इस वक्त भी अगर आप बलूचिस्तान असेंबली, जो कि बलूचिस्तान का इशू डिस्कस हो रहा है, तो बलूचिस्तान असेंबली अगर उठा लें तो उसमें इस दफा सिर्फ ओनली 7 मेंबर्स आर न्यू कमर्स, बाकी जितने 51 में से, इसका मतलब बाकी जो 44 हैं वो वही लोग हैं जो पिछले 5 इलेक्शंस में, 6 इलेक्शंस में कंटिन्यूसली आ रहे हैं, इंक्लूडिंग इनके अपने MP और इनके अपने वहाँ पे तुर्बत के डॉक्टर मालिक साहब हैं एक्चुअली। तो ये कहना कि जी ऑर्गेनिक नहीं है और अचानक से जो है ना वो एक यूथ को, एक यंग इंसान को, जमाल जैसे को इंसान को उठा के लाके और पार्लियामेंट में बिठा दिया और उसके इमोशन, ऐसा नहीं होता। जमाल, आई थिंक इट्स हिज 3rd जनरेशन ही इज इन पॉलिटिक्स, सो ही हैज दैट पॉलिटिक्स इन हिज ब्लड। सो सेइंग दिस थिंग कि जी वो आप इनऑर्गेनिकली ला रहे हैं, आई टोटली रिफ्यूट दैट। नेक्स्ट उन्होंने बात की समीदीन की और BYC की। तो उन्होंने, और समीदीन ने कहा है कि जी हम पाकिस्तान के आइन में रहते हुए और पाकिस्तान के आइन के चारों कॉर्नर रहते हुए हम बात करना चाहते हैं, और मिसिंग पर्सन, ये आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया। पहले तो आपके चैनल के तवज्जुह से प्रोफेसर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, समीदीन से ये पूछ लें कि आपके चाचा को किसने मारा था? क्या वो पाकिस्तान की फौज ने, या आपके अपने उसी जमात को जिसको आप सपोर्ट कर रही हैं उन्हीं के लोगों ने? तो पहला सवाल तो ये आंसर। दूसरा सवाल मेरा यहाँ पे बनता है जी, जो कह रहे हैं मिसिंग पर्सन, और आपने कहा कि ये ह्यूमन राइट्स, तो इस मिसिंग पर्सन के इशू को वंस फॉर ऑल हम क्यों इसको टेकअप नहीं करते? आप एक दिन कोई शो रखें इसके ऊपर, एंड व्हाई डोंट वी टेक इट? मुझे बताएं कि व्हाट इज दिस मिसिंग पर्सन थिंग। इन्होंने पहले लिस्ट दी 10,000 बंदों की, जो कि फिल्टर होते 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 2,000 तक आ गई। अच्छा, मिसिंग पर्सन एक बहुत वेग टर्म है, और इसी मैं जब मैंने आपको रेसिपी दी ना कि जिनके अंदर एक्चुअली ये BYC इसी टर्म को यूज करके मासेस को, यूथ को वर्गला रही है, उन्हें उकसा रही है। अब देखिए होता क्या, मिसिंग पर्सन में आपके एक्चुअली 4 कैटेगरीज होती है। एक होता है आपका क्रिमिनल एब्डक्शन, जो कि क्रिमिनल की, अब फॉर एग्जांपल ये अरमगान का एक केस कराची में हुआ, तो दैट वाज अ क्रिमिनल एब्डक्शन, क्या आपसे मिसिंग पर्सन कहेंगे? फिर आ जाती है आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपकी वो है जिसमें आप ये देखें कि आए दिन हम देख रहे हैं ये हमारे मुल्क से बिल्कुल दूसरी जा रही है, हमारे लोग जा रहे हैं, तो वो भी मिसिंग पर्सन है। फिर आ जाती है आपकी वो लोग जो कि ड्रग एडिक्शन है, उनको वो ड्रग एडिक्ट हैं,
कहीं गिर गए किसी नाले में, कहीं पर भी उनकी इस तरह के, अब देखिए ठीक, ईडी के पास अनबैरिड जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज हैं उनकी 10,000 की लिस्ट है उनके पास। देन कम्स द वॉलंटरी डिसअपियरेंस। हाँ, अब ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं वॉलंटरी डिसअपियरेंस जो ईरान में, जो अफगानिस्तान में और जो आपके थाईलैंड में जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये मारंग बलोच की अपनी स्टेटमेंट है कि जब ईरान में इनके किसी एक कैंप के ऊपर एसबीएन के कैंप पे एक एयर स्ट्राइक किया गया, तो उसने ये उनके अपनी स्टेटमेंट ऑन नेशनल टीवी कि जी हमारे लोग जो उस तरफ थे उनके ऊपर हमला किया गया। तो शी इज ओनिंग देन कि वो हमारे लोग थे जो वहां। अच्छा, मुझे जरा ये चीज, मेरे पास टाइम बिल्कुल कम हो गया है, मुझे जी मैं बिल्कुल आता हूं, मेरे पास बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है। मैं जरा 33 बंदे जमाल रह जाएंगे जी, जरा 1 मिनट मुझे ले लेने दे। वो शख्स हैं जो मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में हैं। ठीक, जमाल साहब जी, ठीक जमाल साहब, जरा आई एम सॉरी जमाल साहब, थोड़ा सा इस चीज को मैं आगे क्लोजिंग की तरफ, बिकॉज आई हैव जस्ट कट 1 मिनट। एक और चीज भी ऐड कर दूं, जी, मुझे रियाज साहब भी जो है ना बाहर चले गए, तो जी इमरान रियाज भी मिसिंग पर्सन है अभी। अच्छा जमाल रेसानी साहब, 2 चीजें इसको, एक तो वे फॉरवर्ड की तरफ जब भी हम जाते हैं तो कहा यह जाता है बलूचिस्तान को उसका शेयर नहीं मिला, एक, और बलूचिस्तान से डायलॉग ठीक लेवल पर नहीं हुआ। इसको फाइनली कैसे कंक्लूड किया जाए? देखिए जी, सबसे पहले छोटा सा मैं कमेंट करूं, प्रोफेसर साहब क्लियरली इज वेरी कंफ्यूज्ड। एक तरफ वो कहते हैं कि यूथ को आगे आना चाहिए, जब यूथ आगे आती है कि कहते हैं कि नॉन ऑर्गेनिक है, तो जैसे शायद वो हमारे खानदान को नहीं जानते। हम पिछले कई दहाइयों से हम जो है, हमने पाकिस्तान बनने तक और आज तक हम सियासत करते आए हैं, तो हमारी जनरेशन जा रही है और हमने ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे ट्राइबल सिस्टम है उसको भी देखा है। तो ये कहना कि कोई ऑर्गेनिक नहीं है और बलूचिस्तान को मुझसे ज्यादा या सरफराज बुक्टी से ज्यादा या शफीक रहमान मैंगल से ज्यादा जो लोग जिन्होंने कुर्बानी दी है, मेरे ख्याल से कोई समझ नहीं सकता। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि एक्टिविस्टिज्म, जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कभी तो हमारे शोधा के लिए तो आवाज नहीं उठाई। मुझे नहीं लगता कि कभी मेरे भाई के लिए किसी ने आवाज उठाया। 13 साल का एक बच्चा शहीद होता है, मुझे नहीं लगता किसी ने मेरे वालिद के साथ या कोई और जो लोग हैं जो शहीद हुए हैं उनके लिए। तो ह्यूमन राइट्स अगर एक्टिविस्ट बनते हैं तो यू हैव टू कीप अ बैलेंस, ठीक है जी, नंबर 2। नंबर 3, वे फॉरवर्ड ये है कि पॉलिटिकल अगर मसला है तो आए मिलकर बैठे। डॉक्टर मालिक साहब भी बैठे हैं, अख्तर मैंगल सारे बैठे, ठीक, वाले लीडर कहते हैं, वो भी बैठे ना। तो हम भी बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन बैठे हैं उस टाइम जब आप आइन को तस्लीम करें, इस मुल्क को तस्लीम करें, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अगर आप इन तीनों में से एक भी नहीं कर सकते तो फिर साथ बैठने की जरूरत, बिल्कुल ठीक है। जमाल रईसानी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मीर सदात साहब, बहुत शुक्रिया आगा शाहजेब दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम देने का। नाज़रीन, ये महज एक दास्तान नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे समझना और तस्लीम करना ज़रूरी है। दहशतगर्दी का हर वाक़या, हर बुज़दिलाना हमला और हर बेगुनाह जान का नुकसान ना सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि हमारी कौमी वजूद पर हमला भी है। बलूचिस्तान का मसला महज अंदरूनी पसमानदगी का नतीजा नहीं बल्कि एक पेचीदा आलमी खेल का हिस्सा है। इस खित्ते के अवाम को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखने में जहां बाज़ मकामी सरदारों का हाथ है, वहीं बैनुल अक़वामी ताकतें भी अपने मफादात की जंग लड़ रही हैं। गवादर, सी पैक और चीन के गर्म पानियों तक रसाई ने बलूचिस्तान को आलमी स्ट्रैटेजिक मंसूबों का मरकज़ बना दिया है और दुश्मन ताकतें इसे गैर मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म है। ये एक ऐसी जंग है जो सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा, नफसियाती हरबों और सोशल मीडिया के ज़रिए भी लड़ी जा रही है। आलमी सियासत के इस खेल में हमें हक़ाइक़ को पहचानना होगा, अपने दुश्मनों को बेनकाब करना होगा और बलूचिस्तान की आवाम को वो हकूक़ देने होंगे जिनसे उन्हें बरसों से महरूम रखा गया। यह पाकिस्तान का मुस्तकबिल की जंग है और इसमें मुहिब वतन शहरी का किरदार इंतहाई अहम है और आज ये किरदार हर पाकिस्तानी को निभाना है क्योंकि आज का मुकदमा पाकिस्तान का है। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।